ज्यादा हर चीज का बुरा होता है, फिर चाहे वो किताब ही क्यों ना हो। इस बात की जीती जागती नजीर आजाद की यह जिंदगी है जिसे किताब ने ही लील लिया था, जो जिंदगी खत्म हुई तो सिर्फ और सिर्फ किताबों के चलते। अब जानता हूं जहन में सवाल कौंध रहे होंगे कि भाई किताब किसी की जिंदगी कैसे लील सकती है। तो जनाब दरअसल हुआ ये था कि लगाए गए देशद्रोह जैसे कानून लगाए गए, मगर जब फिर भी आजाद ने हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके तो मजबूरन आजाद से खौफजदा हुकूमत ने प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट का सहारा ले उनके अखबार अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मगर सन 57 के गदर के बाद बरतानिया हुकूमत ने इस बगावत में सर उठाने वाले देश के जिन चंद चेहरों को नस्ल समेत सबसे पहले जमीन में दफन करने का फरमान सुनाया था, उन चंद चेहरों में शुमार था एक नाम खैरुद्दीन अहमद साहब का। वो तो भला हो कि वक्त रहते खैरुद्दीन अहमद साहब बरतानिया हुकूमत की निगाहों से बचते हुए खुद अपने परिवार के साथ मोहम्मद के शहर मक्का में पनाह लेने मक्का पहुंच गए, जहां उनकी महज बरतानिया हुकूमत के पंजों से हिफाजत ही नहीं हुई, बल्कि मिली अल्लाह मियाँ के द्वारा दी हुई वो एक नायाब सौगात जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देने वाली थी। उस सौगात का नाम था मोइनुद्दीन अहमद, यानी 11 नवंबर बरस 1888 के रोज़ जन्म लेने वाले खैरुद्दीन अहमद साहब के सबसे छोटे बेटे, जिनके इस दुनिया में कदम रखते ही खैरुद्दीन साहब के हालात कुछ इस कदर बदलने लगे कि एक पल को तो खैरुद्दीन साहब को यकीन ही ना हुआ, क्योंकि वो खैरुद्दीन साहब जो अपने घर परिवार और इलाके से हजारों किलोमीटर दूर मक्का में पनाह लेने को मजबूर थे, अचानक से उनके लिए हिंदुस्तान में हालात इतने बेहतर हो गए कि वो 2 बरस के अपने नन्हे से मोइनुद्दीन के साथ, जिन्हें प्यार से वो फिरोज बुलाया करते थे, वापस कलकत्ता लौट आए और यहीं रहने लगे। और उस 2 साल के फिरोज पर भी अल्लाह मियाँ की रहमत ऐसी थी कि दास्तां सुनने वाले भरोसा तलक नहीं कर पाते हैं। महज 12 बरस की उम्र थी नन्हे से फिरोज की जब उनके शेरो अशार देश के बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे थे, और 15-16 बरस की उम्र आते आते तो उनके शेरो अशारों की मशहूरियत हिंदुस्तान में उस मकाम पे पहुंच चुकी थी कि फिरोज अपनी खुद की पत्रिका निकालने लगे थे, जो पत्रिका भी हिंदुस्तान में इतने एहतराम के साथ लोग पढ़ा करते थे कि उसकी मशहूरियत से फिरोज ने महज 19-20 साल की उम्र पार करते करते इतने पैसे कमा लिए थे कि बरस 1908-9 में करीब 20 साल की उम्र में फिरोज दुनिया के अलग अलग मुल्कों की सैर करने के लिए दुनिया घूमने निकल पड़े। वो बात और है कि जिस वक्त दुनिया घूमने की खातिर फिरोज इस धरती से रुखसती लेने से पहले कभी एक ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक सफरनामा उनकी समूची जिंदगी इस कदर पलट के रख देगा। क्योंकि इस सफरनामे के दौरान जब दुनिया के अलग अलग खित्तों के अलग अलग मुल्कों में रह रहे लोगों को फिरोज ने अपनी हुकूमत के जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करते, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हुए जद्दोजहद करते देखा, तो उनकी जद्दोजहद ने फिरोज को इस कदर मुतासिर किया कि दुनिया घूम वापस हिंदुस्तान की धरती पर लौटने से पहले ही फिरोज ने हिंदुस्तान की धरती पर अपने हक की आवाज बुलंद करने का मंसूबे बांध लिए थे। और जब कलकत्ता यानी बंगाल की धरती पर बरतानिया हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने का मन कोई बना चुका हो बरस 1910, 11, 12 के दौर में, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता है कि वो बंगाल क्रांति के पितामह श्री अरविंदो घोष से ना मिले। तो जब श्री अरविंदो घोष से फिरोज ने मुलाकात की तो वो एक मुलाकात फिरोज को न सिर्फ राष्ट्रवाद के नए विमर्श से भर देने वाली थी,
बल्कि अरविंदो घोष के साथ हुई इस एक मुलाकात ने फिरोज को बरतानिया हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने के लिए एक नया हथियार भी मुहैया करा दिया था। यह हथियार था कलम। जिस कलम के सहारे फिरोज ने महज 24 बरस की उम्र में बरस 1912 में अपना एक अखबार निकालना शुरू किया, जिसका नाम रखा अल हिलाल। जिस अखबार के हर पन्ने की हर एक कतरन में फिरोज ने अपनी कलम से बरतानिया हुकूमत के जुल्म और सितम की वो दास्तानें लिखी जिन दास्तानों को जिस किसी ने भी पढ़ा वो अल हिलाल और उसके संपादक आज़ाद, चूंकि फिरोज अपने अखबार का संपादन आज़ाद के नाम से करने लगे थे, तो वो अल हिलाल और आज़ाद दोनों का मुरीद हुए बगैर रह ही नहीं सका। और यही वजह थी कि अपने चंद शुरुआती अंकों के भीतर भीतर ही अल हिलाल ने हिंदुस्तान में मकबूलियत के वो पैमाने कायम किए जो आज तलक लोग मिसाल के तौर पे याद करते हैं। और हिंदुस्तानी आवाम में अल हिलाल की लगातार बढ़ती यही वो मशहूरियत थी जिसने उस वक्त की बरतानिया हुकूमत के कान खड़े कर दिए थे। जिसके बाद पहले पहल तो बरतानिया हुकूमत के द्वारा आज़ाद पर दबाव बनाया गया, उन्हें समझाइशें दी गईं कि वो अपने अखबार में बरतानिया हुकूमत के खिलाफ खबरें छापना बंद कर दे। मगर जब आज़ाद नहीं माने तो आज़ाद को तरह तरह से त्रास दिए गए, उन्हें कारावास भेजा गया, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, देशद्रोह जैसे कानून लगाए गए। मगर जब फिर भी आज़ाद ने हुकूमत के आगे घुटने नहीं टेके तो मजबूरन आज़ाद से खौफजदा हुकूमत ने प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट का सहारा ले उनके अखबार अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मगर वो हमारे दादा हरिओम पवार जी की कविता है ना कि क्या मलय पवन का झोंका भी प्रतिबंधों से रुक जाएगा, क्या कोई ज्वालामुखी कभी प्रतिबंधों से थम जाएगा। तो उसी तरह एक अल हिलाल पर प्रतिबंध लगाने से आज़ाद की लेखनी नहीं रोक सकती थी हुकूमत। आज़ाद के एक अल हिलाल पर प्रतिबंध लगाया हुकूमत ने तो आज़ाद ने चंद महीनों के भीतर भीतर अपना दूसरा अखबार निकालना शुरू किया, इस दफ़ा अल बलाग के नाम के साथ। अच्छा, हिंदुस्तान के भीतर अल हिलाल पर लगाए गए हुकूमत के प्रतिबंध और आज़ाद पे किए गए हुकूमती जुल्म सितम की दास्तानें तब तक इतनी मशहूर हो चुकी थीं कि जैसे ही समूचे हिंदुस्तान को इस बाबत खबर मिली कि अल हिलाल वाले आज़ाद साहब ने अपना नया अखबार अल बलाग निकाला है, देखते ही देखते समूचे हिंदुस्तान ने अल बलाग को अपनी पलकों पे बिठा लिया और चंद महीनों के भीतर भीतर आज़ाद का अल बलाग अल हिलाल से भी ज़्यादा मशहूर हो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में इस कदर पढ़ा जाने लगा कि बरतानिया हुकूमत की पेशानी पर फिर से बल पड़ने लगे। मगर तब तक हुकूमत ये जान चुकी थी कि महज आज़ाद के अल बलाग पर इस दफ़ा प्रतिबंध लगाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अल बलाग पर प्रतिबंध लगाएंगे तो आज़ाद कोई और अखबार निकालने लग जाएंगे। इसीलिए इस दफ़ा हुकूमत ने महज आज़ाद के अल बलाग अखबार पे नहीं बल्कि आज़ाद पर ही समूचे बंगाल के भीतर किसी भी तरह के अखबार छापने पर प्रतिबंध लगा दिया। और हुकूमत आज़ाद से कितनी खौफजदा थी इसका अंदाजा आप इस बाबत लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में बदर का आदेश करवाने के बावजूद हुकूमत को ऐसा अंदाजा था कि शायद आज़ाद फिर से किसी तरह से भूमिगत हो अपना अखबार निकाल लें। इसीलिए आज़ाद को हिरासत में ले उन्हें बिहार के किसी एक सुनसान इलाके में ले जाकर हुकूमत ने नज़रबंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज़ाद बगावत का बिगुल फूंकते अपने अखबार ना निकाल पाए और बिहार के सुनसान इलाके में नज़रबंदी उनके बगावत के हौसलों को पस्त कर दे, उनके भीतर धधकती बगावत की आग ठंडी कर दे। मगर शायद हुकूमत को इस बाबत इल्हाम नहीं था या उस वक्त याद नहीं आया कि हुजूर आग को अगर पेट्रोल के टैंकर के बगल रख देंगे ना तो आग शांत नहीं होगी बल्कि और भड़केगी।
क्योंकि जिस वक्त बरतानिया हुकूमत ने आज़ाद को बिहार की धरती पर नज़रबंद किया था, वो वही वक्त था जब बिहार की धरती पर ही बापू चंपारण का सत्याग्रह कर बरतानिया हुकूमत के खिलाफ बगावत का नया रास्ता हिंदुस्तान को दिखला रहे थे, जिस नए रास्ते को देखने के बाद आज़ाद बापू के अनन्य भक्त हुए बगैर रह नहीं सके थे। और फिर तो इसके बाद क्या असहयोग, क्या सविनय अवज्ञा, क्या खिलाफत, क्या डांडी मार्च। आज़ाद ने बापू की तर्जनी थामे थामे कांग्रेस के भीतर सियासत का वो सफ़रनामा मुकम्मल किया, जिस सफ़रनामे के दौरान आज़ाद ने महज बरसों बरस जेल में नहीं काटे, महज दर्जनों लाठी चार्ज की सैकड़ों बर्बर लाठियां नहीं झेली, बल्कि महज 35 बरस की उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल वो इतिहास भी रचा जो आज तक तोड़ा नहीं जा सका है। मगर यकीनन बापू की तर्जनी थाम कांग्रेस के इन 20 वर्षों के सियासी सफरनामे के दौरान आज़ाद को बहुत सारी उपलब्धियां मिली, मगर आज़ाद को हिंदुस्तान में असल मशहूरियत तो मिली 1940 के उस दशक में, जब आज़ाद मोहम्मद अली जिन्ना के उस पाकिस्तानी पागलपन के सामने अखंड भारत के पक्ष में बोलने वाली मुसलमानों की सबसे बुलंद आवाज बन के उभरे। क्योंकि ये वो दौर था जब आम मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, सारे जहां से अच्छा लिखने वाले अल्लामा इकबाल और हिंदुस्तानी सिनेमा को अपने नगमों से सजा देने वाले साहिर लुधियानवी जैसों के जहन पर भी जिन्ना के उस मजहबी फितूर ने अपना ऐसा काबू कर लिया था कि उन्हें पाकिस्तान के सिवा कुछ दूसरा सूझ ही नहीं रहा था। और ऐसे वक्त में जब आज़ाद ने न सिर्फ अखंड भारत के पक्ष में आवाज़ बुलंद की, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझाने की भी भरसक कोशिश की कि उनका असल फायदा अखंड भारत में है, उनका असल हित अखंड भारत में है, इस पाकिस्तानी पागलपन में कुछ नहीं रखा है, तो बीते 2.5 दशकों से हिंदुस्तान में मशहूरियत के नए आयाम स्थापित करती आज़ाद की शोहरत में 4 क्या 40 चांद जड़ गए। और यही वजह थी कि जब आज़ाद हिंदुस्तान की पहली हुकूमत बनी तो आज़ाद को उनके मनपसंद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस मंत्रालय में भी आज़ाद ने ऐसे ऐसे काम किए कि लोग आज तक उनकी मिसालें दिया करते हैं। ये यूजीसी, आईआईटी, आईआईएम, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, भारतीय ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आज़ाद की दी हुई वो बुलंद इमारतें हैं जिनकी नींव पर आज हिंदुस्तान का शैक्षणिक जगत अपनी तामीर पा रहा है। और वैसे भी आज़ाद को पढ़ने लिखने का बहुत शौक हुआ करता था। पढ़ने लिखने में इतने मशगूल रहा करते थे आज़ाद कि आपको यकीन नहीं होगा, अगर शाम को 4 घंटे खाली मिल जाए ना आज़ाद को, तो वो अपने 4 यारों के साथ गफलत करने के बजाय किसी एक मोटी सी इतिहास की किताब थाम कमरे के किसी एक कोने में शांति से बैठ किताब पढ़ना पसंद करते थे। माने हर वक्त इतने संजीदा रहा करते थे आज़ाद, और हर वक्त किताबों की ही इतनी बातें किया करते थे कि एक दफ़ा भारत कोकिला सरोजनी नायडू ने आज़ाद से मस्खरी करते हुए कहा था कि अरे आज़ाद साहब तो जिस वक्त पैदा हुए होंगे ना, उसी वक्त इनकी उम्र 50 की हो चुकी होगी। क्योंकि हर दफ़ा महज किसी पुरानी किताब के उल्लेख, कहीं किसी पुराने शायर का अशार, इस तरह संजीदगी के साथ बात किया करते थे आज़ाद की उनकी संजीदगी मशहूर थी, उनकी किताबों की लत मशहूर थी। मगर वो बड़े सयाने कह गए हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा हर चीज का बुरा होता है, फिर चाहे वो किताब ही क्यों ना हो। इस बात की जीती जागती नज़ीर आज़ाद की ये जिंदगी है जिसे किताब ने ही लील लिया था, जो जिंदगी खत्म हुई तो सिर्फ और सिर्फ किताबों के चलते। अब जानता हूं जहन में सवाल कौंध रहे होंगे कि भाई किताब किसी की जिंदगी कैसे लील सकती है। तो जनाब दरअसल हुआ ये था कि आज़ाद साहब को किताबों की ऐसी लत लगी थी कि साहब एक ही जगह पे घंटों घंटों किताबों के साथ मसलत किया करते थे, अपने जगह से हिलते तलक नहीं थे। मतलब
आजाद कसरत वसरत तो छोड़ दीजिए, सामान्य चहलकदमी भी करने से बचा करते थे। हर वक्त बस किताबों के पन्नों में ही अपने आप को डुबोए रहते थे, जिसके चलते बढ़ती उम्र के साथ बिना किसी बीमारी के ही आजाद के बदन में एक ऐसी अकड़न सी रहने लगी थी कि जिस उम्र में नेहरू जहाज की सीढ़ियों पर एक एक सीढ़ी फांद कर दौड़ के चढ़ा करते थे, उस उम्र में आजाद को सामान्य चहलकदमी करने में भी मुश्किलातें होने लगी थीं। आलम यह था कि आजाद संसद भवन के गलियारों में भी बहुत धीमे धीमे लड़खड़ाते हुए से चला करते थे। कई दफा तो अपने घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए आजाद गिर पड़े थे, मगर फिर भी आजाद ने अपनी आदतों में जरा भी बदलाव नहीं किया था, जिसके चलते एक रोज जिस कदर आजाद अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए लड़खड़ा कर गिर जाया करते थे, उसी तरह एक रोज बाथरूम में नहाते वक्त आजाद के पांव फिसले और आजाद की कमर की ये हड्डी इस कदर टूटी कि फिर आजाद दोबारा उठकर खड़े हो ही नहीं सके। और यहां बात उस उठ के खड़े होने की नहीं कर रहा हूं, मैं उठ के खड़े ही नहीं हो सके। समझ रहे हैं ना श्लेष? चूंकि कमर की इस हड्डी की चोट ने न जाने ऐसा क्या किया आजाद के साथ कि कमर की एक हड्डी टूटने के बाद ही महज 2-3 दिनों के भीतर ही आजाद ने सहसा हम सब से इस कदर रुखसती ली कि उनके करीब 40 वर्षों के दोस्त जवाहर को तो यकीन तलक नहीं हुआ। क्योंकि जब आजाद की कमर की हड्डी टूटी थी तब अस्पताल के बेड पर लेटे आजाद से मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू गए थे और उन्हें देखते ही बिस्तर पर लेटे लेटे उस हालत में भी आजाद ने अपने उसी चिरपरिचित अदबो आदाब भरे अंदाज में कहा था, खुदा हाफिज जवाहर। मगर तब शायद नेहरू को भी इस बाबत अंदाजा नहीं रहा होगा तनिक भी कि ये उनके 40 सालों के दोस्त आजाद का आखिरी खुदा हाफिज है। मगर